अध्याय 1973 एल्डरबाई ये एक शिष्य में लेना चाहती है। शादी कर। जांग शुवान का पूरा चेहरा थोड़ा कांप रहा था क्योंकि उसने डरावने कदम पीछे खींच लिए थे। यह बहुत अधिक जानकारी थी। दीदी, आपको इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए। मेरा दिल ऐसी चीजें नहीं ले पा रहा है। सच कहूं तो बाई रुआंकी काफी खूबसूरत महिला थी। उसके लंबे पतले पैरों ने दूसरों की आंखों को अपनी ओर खींचा, पुरुषों के मन को कल्पनाओं से भर दिया। लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहले से ही एक प्रेमिका थी। उल्लेख नहीं करने के लिए, ऐसी कई अफवाहें थीं कि बाई रुआंकिंग एक मादा डायनासोर थी। जब चीजें उसके रास्ते में नहीं आई तो दूसरों को मार डाला। कठिन से कठिन पुरुष भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कम से कम उसने यह नहीं सोचा था कि उसके अंदर एक मर्दवादी लकीर है। क्या गलत है? झांग जुबान के चेहरे पर भयावह अभिव्यक्ति को देखते हुए बाई रुआंकिंग, जो एक पल पहले उसकी कल्पनाओं में आनंदित हो रही थी, ने उसकी ओर संदेह से देखा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ। आई एम लो प्रोफाइल। आप एकाएक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आह, यह ज्यादा कुछ नहीं है, झांग जुबान ने जल्दी से जवाब दिया और अपने माथे पर से ठंडा पसीना पोंछा। साथ ही उन्होंने मन बना लिया कि आई एम लो प्रोफाइल के रूप में अपनी दूसरी पहचान को कब्र तक ले जाएंगे। बाई रुवानकी ने एक पल के लिए झांग हुआन को अजीब तरह से देखा और फिर अपना ध्यान लियू लुजी और वांग जियांडोंग की ओर लगाया। दादाजी फैंग ने मुझे तलवारबाजी के बारे में समझाया, और यह कुछ ऐसा होना चाहिए। बाई रुवानकी की व्याख्या सुनकर लियू लुजी और वांग जियांडोंग ने एहसास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। दूसरी ओर, झांग शुवान ने पहले कुछ वाक्यों को सुनने के बाद खुद को उल्टी के कगार पर पाया, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और जो कुछ भी कहा जा रहा था, उस पर ध्यान दिया। उसे वास्तव में यह देखकर बहुत दुख हुआ कि कैसे उसकी तलवारबाजी को इतनी अनुचित रूप से विकृत किया जा रहा था। अगर वह सुनना जारी रखता है, तो वह खुद एक उग्र डायनासोर बन सकता है। सच कहूं तो, अगर अपनी खेती की सीमाओं के लिए नहीं, तो वह आरोही बादल तलवार मंडप के संस्थापक के ताबूत को खोलना पसंद करते ताकि यह देखा जा सके कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को अपनी विरासत के लिए कैसे तैयार किया था। झांग शुवान ने सोचा, मुझे वास्तव में उनका मार्गदर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। कुछ समय बाद, बाई रुआंकी को अंततः अपने दो जूनियर्स को व्याख्यान देना समाप्त हो गया। अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ, उसने झांग जुबान को अपने हवाई जानवर की पीठ पर बैठने का इशारा किया। वह शिखर जहां मुख्य शिष्य रहते थे, वह बहुत दूर नहीं था। फिर भी, आंतरिक शिष्यों के शिखर की तुलना में इसकी कहीं अधिक भव्य उपस्थिति थी। पहाड़ का ऊपरी भाग बादलों के बीच पूरी तरह से छुपा हुआ था, जो एक अलौकिक स्वप्नलोक की अनुभूति दे रहा था। झांग शुवान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मुख्य शिष्य क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा आंतरिक शिष्य क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक केंद्रित थी, जिससे व्यक्ति बहुत तेजी से साधना कर सकता था। लाइब्रेरी ठीक आगे है। यहाँ मेरी पहचान टोकन है। आपको इसके साथ परिसर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। मैं 6 घंटे में तुम्हें ले आऊंगा। बाई रुआंकिंग ने निर्देश दिया कि हवाई जानवर एक राजसी टॉवर के सामने उतरा। मादा डायनासोर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप, जबकि वह उन लोगों की प्रशंसा करती थी जो बहुत अधिक पढ़ते थे, लेकिन वह पढ़ने के लिए अपने भीतर धैर्य नहीं पा सकी। पुस्तकालय में खुद को बोर करने के बजाय, उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपने दादा को दवा पहुंचाए ताकि वह कुछ कष्टों से बच सके। आपके पास मेरा आभार है। झांग हुआ ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली। उसके लिए यह भी बेहतर था कि बाई रुआंकिंग उसके पीछे न आए। आखिरकार, उसके पास पढ़ने का एक असामान्य तरीका था। आंतरिक शिष्यों के पुस्तकालय के समान, उन्हें टोकन चमकाने और आवश्यक तलवार मंडप के सिक्कों का भुगतान करने के बाद परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। आंतरिक शिष्यों के पुस्तकालय की लागत प्रति घंटे 2 तलवार मंडप के सिक्के थे, लेकिन कीमत यहाँ की तुलना में 10 गुना थी। हर घंटे एक मोटी 20 तलवार मंडप सिक्के खर्च होते हैं। सौभाग्य से, पैसा अब उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था। उसने 120 तलवार मंडप के सिक्कों का भुगतान किया और पुस्तकालय में प्रवेश किया। मुख्य शिष्यों की जिन साधना तकनीकों और तलवार कला पुस्तिकाओं तक पहुंच थी, वे आंतरिक शिष्यों की पुस्तकालय की तुलना में कहीं अधिक गहन थीं। दृष्टि में बहुत सारे छद्म दायरे की खेती तकनीक मैनुअल थे। चमकती आंखों के साथ, झांग जुबान ने सभी पुस्तकों को देखा और उन्हें स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय में एकत्र किया। उसके पास जो धन था और उन साधना तकनीक पुस्तिकाओं से, वह आसानी से अपनी खेती को आगे बढ़ा सकेगा। अपने निवास पर लौटकर, बाई रुआंकिंग तुरंत अपने कमजोर दादाजी के पास गई। दादाजी, मैं दवा वापस लाया हूँ। बाई रुआंकिंग ने कहा कि उसने जेड की 3 बोतलें निकाली जो उसने अभी हासिल की थीं।
क्या यह वही ठीक करने की दवा है जो आपने मुझे पहले खिलाई थी? एल्दबाए ने कमजोर ढंग से पूछा और सामग्री की जांच करने के लिए टोपी को खोल दिया। अजीब, संप्रदाय के चिकित्सकों ने उसके सेवन के लिए कई कीमती गोलियां बनाई थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी चोटों पर प्रभावी नहीं थी। उसने सोचा था कि जो चीज उसे फिर से होश में ला सकती है, वह निश्चित रूप से मूल्य में और भी अधिक होगी, लेकिन यह साफ पानी से अलग कुछ नहीं निकला। उसे उसमें से आध्यात्मिक शक्ति का जरा सा भी संकेत नहीं सूझ रहा था। सही कहूं तो उसे उसमें औषधीय ऊर्जा का आभास भी नहीं हो रहा था। क्या यह वास्तव में उस पर प्रभावी था? मुझे पता है कि यह अचूक लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह वही है जो आपको पहले ठीक करता था। जल्दी करो और इसे पी लो, बाय रुआकिंग ने हंसते हुए आग्रह किया। उस समय उसने इसे खरीदा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह क्या है। अगर वह हताश न होती तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसी दवा उसके दादा के घावों को ठीक कर सकती है। मैं इसे आजमाऊंगा। एल्दबाए ने सिर हिलाया और अपना सिर ऊपर की ओर झुकाकर पी लिया। जैसे ही दवा उसके गले से नीचे उतरी, उसने तुरंत उन घावों को महसूस किया, जिनके लिए वह इतने लंबे समय से असहाय था, थोड़ा कम कर रहा था। उसके अंगों को लगातार क्षत विक्षत करने वाली ऊर्जा काफी पतली होती दिख रही थी। अविश्वसनीय। एल्दबाए की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने तुरंत खोल दिया और अन्य 2 बोतलें नीचे गिरा दी। यह कैसा है? बाय रुआकिंग ने उत्सुकता से पूछा। हु सवाल का जवाब देने के बजाय एल्दबाए ने अपनी हथेली को अपने बिस्तर पर हल्के से दबाया, और अगले ही पल वह पहले से ही आंगन में हाथ में तलवार लिए हुए था। तत्सस उसकी तलवार की गति ने हवा के झोंके की तरह परिवेश में आध्यात्मिक ऊर्जा को खींच लिया। कदम कदम पर चलते चलते उसके हाथ में तलवार बहती नदी की तरह सहजता से बहने लगती थी। उसके पास से बिस्तर पर लेटे हुए बीमार बूढ़े आदमी का कोई सुराग नहीं था। यह देखकर कि कैसे उसके दादा अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए आंगन में गए थे, बाय रुआकिंग की आंखें व्याकुलता से लाल हो गईं। दादाजी, क्या आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं? जैसे ही एल्दबाए की तलवारबाजी बंद हो गई, वह अपनी पोती की ओर मुड़ा और अपनी आवाज में अदम्य खुशी के साथ बोला, मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से थोड़ा दूर हूँ, लेकिन जिस विनाशकारी ऊर्जा को मैं पहले दूर करने में असमर्थ था, उसे साफ कर दिया गया है। जब तक मैं अपने शरीर को पोषण देता हूँ, मुझे 1 महीने के भीतर अपने चरम पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। बिस्तर पर पड़े वह पहले ही अपने भाग्य के लिए खुद को इस्तीफा दे चुके थे। वह यह सोचकर निराश हो गया था कि उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह विनम्र दिखने वाली दवा उनके लिए चमत्कार लाएगी। बधाई हो, दादाजी, बाय रुआकिंग रो पड़ी। एल्दबाए ने एक पल के लिए अपनी तलवारबाजी का अभ्यास जारी रखा क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आत्मा और शक्ति उनके शरीर में तेजी से लौट रही है। कुछ समय बाद वह अंत में बाय रुआकिंग की ओर मुड़ा और कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें यह दवा बेची है, वह मेरा उपकार है। जहां वह अब है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। वह एक आंतरिक शिष्य है। मैं अभी उसे मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में ले गया, बाय रुआकिंग ने उत्तर दिया। मुख्य शिष्यों का पुस्तकालय। अपने दादाजी की समझ को देखते हुए बाय रुआकिंग ने जल्दी से झांग जुबान के साथ अपनी बातचीत को जल्दी से याद किया। इतनी शक्तिशाली दवा देने के बावजूद उन्होंने केवल मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय तक पहुंच का अनुरोध किया। एल्दबाए को जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वास्तव में, बाय रुआकिंग ने सिर हिलाया। झांग शुवान के अनुरोध से वह भी हैरान थी। उसकी साधना के बारे में संकेत मांगने और अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने का यह इतना अच्छा अवसर था, लेकिन उसने इसके लिए इसे छोड़ दिया था। कुछ और सवाल पूछने के बाद एल्दबाए ने सिर हिलाया और कहा, चलो लाइब्रेरी में एक नजर डालते हैं। पहले एक पल रुकिए। आह फैंग। हाँ, ओल्ड मास्टर। बाय फैंग जल्दी से ऊपर चली गई। मेरे पास यहाँ एक ट्रांसमोग्रिफिकेशन पिल है। इसका सेवन करने के बाद आप 2 घंटे के लिए अस्थायी रूप से अपना रूप बदल सकेंगे। अपनी साधना को उस युवा मित्र के समान स्तर तक रोकें और उसके कौशल को परखने का अवसर खोजने का प्रयास करें। एल्दबाए ने जेब की बोतल के ऊपर से गुजरते हुए कहा, उसके कौशल का परीक्षण करें। गोली लेते हुए बाय फैंग की भौहें आश्चर्य से उठ गईं और उन्होंने पूछा, ओल्ड मास्टर, क्या आप उन्हें अपने छात्र के रूप में लेने का इरादा रखते हैं? एक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में एल्दबाए बिना किसी कारण के एक शिष्य के कौशल का परीक्षण नहीं करेंगे। इस तथ्य की तो बात ही छोड़ दे कि वह दूसरे पक्ष के ऋणी थे। एल्दबाए के ऐसा करने का एकमात्र कारण यह था कि वह दूसरे पक्ष को अपने छात्र के रूप में लेने का इरादा रखता था।
यह जानने के बावजूद कि रुआंकिंग को दवा की जरूरत है, उसने उससे कुछ मूल्यवान निकालने के अवसर का उपयोग नहीं किया। इससे यह देखा जा सकता है कि वह सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा उसने मेरी जान बचाई है। अगर मैं उस पर आंखें मूंद लूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मेरा जीवन वास्तव में बेकार है? एल्दबाई ने गहराई से बोलते हुए अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे। कोई बात नहीं। वह आरोही बादल तलवार मंडप के 3 ग्रैंड एल्डर्स में से एक था, जो फोरस्केन महाद्वीप में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह अपने उपकार को उसके लिए कुछ किए बिना दूर नहीं जाने दे सकता था। मैं आपके इरादों को समझता हूँ, बूढ़े मास्टर। बाई फैंग मुस्कुराए। यहाँ तक आपके प्रभाव और ताकत में से कोई भी शहर के ढह गए अंतरिक्ष में लगे घावों को दूर करने में असमर्थ था। यदि दूसरों को पता चलता है कि युवक के पास कुछ ऐसा है जो उस पीड़ा को ठीक कर सकता है, तो यह दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, भले ही वह दावा करे कि उसके पास अब दवा नहीं है। आपको इस बात का डर है कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए आप उसे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। एक मायने में, यह उसकी रक्षा करने का आपका तरीका है। सिटी ऑफ कोलैप्स स्पेस में अनगिनत खजाने छिपे हुए थे, जिससे यह एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहां विशेषज्ञों की नजर थी। हालांकि खतरे भी बहुत वास्तविक थे। 100 में से एक भी नहीं जिसने इसकी गहराई में उद्यम करने का साहस किया, वह जीवित लौटने में कामयाब नहीं हुआ। अधिकांश बचे लोगों को भी गंभीर चोटें लगी जिनका इलाज नहीं किया जा सकता था, और वे अंततः पछतावे के साथ मर गए। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने सिटी ऑफ कोलैप्स स्पेस में छिपे खतरों को दूर करने के लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दवा जो सिटी ऑफ कोलैप्स स्पेस के भीतर लगी चोटों को ठीक कर सकती है, उसके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस प्रकार, अगर दुनिया को पता चला कि युवक के पास ऐसा कुछ है, तो वह कई विशेषज्ञों का लक्ष्य बन जाएगा, उसका जीवन गंभीर खतरे में होगा। युवक को अपना शिष्य मानकर, यदि कोई युवक को छूना भी चाहे, तो उस व्यक्ति को यह विचार करना होगा कि क्या वे इसके लिए एल्दबाई को नाराज करने के लिए तैयार हैं। यह पहचान युवक को कई खतरों से बचाएगी। एक गहरी सांस लेते हुए एल्दबाई ने अपनी आंखों में दूर से देखा। आरोही बादल तलवार मंडप अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकता है, लेकिन मानव लालच को कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। दुनिया के खतरों से उसकी रक्षा करते हुए युवक को अपना कर्ज चुकाने का यह मेरा तरीका है। बेशक, मेरी भी अपने छात्रों से अपनी अपेक्षाएं हैं। अगर उसकी तलवारबाजी की समझ बहुत कम है, तो मुझे उसे किसी और तरीके से चुकाना होगा। मैं समझता हूँ, मैं कर लूंगा। बाई फैंग ने कमरे से बाहर निकलने से पहले सिर हिलाया। दादाजी, क्या आप वाकई उन्हें अपने छात्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? बाई रुआंकिंग ने उसके चेहरे पर एक विवादित भाव के साथ पूछा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा? मैं उनसे छोटी पीढ़ी का हूँ। मैंने पहले कभी किसी छात्र को स्वीकार नहीं किया। इस बारे में बात करने से पहले देखते हैं कि क्या वह बाई फैंग की परीक्षा पास कर पाता है। एल्दबाई ने अपनी पोती के सिर को थपथपाते हुए धीरे से मुस्कुराया। यदि वह सफल होता है, तो वह आपके वरिष्ठ चाचा होंगे। आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? आपने संप्रदाय में जो कुछ किया है, उसके बारे में मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, और मैं केवल उनसे आंखें मूंद रहा हूँ। सीनियर अंकल, बाई रुआंकिंग को अंदर से थोड़ा दम घुटा हुआ महसूस हुआ। अभी कुछ क्षण पहले की बात है कि उसने सोचा था कि दूसरे पक्ष का तीखा रूप थोड़ा मनमोहक लग रहा था, लेकिन अपने से कम उम्र के व्यक्ति के वरिष्ठ अंकल बनने के विचार ने ही उसे क्रोध से भर दिया। बाई रुआंकिंग की आंखों में एक चमक चमक उठी और उसने जल्दी से कहा, दादाजी, चूंकि अब आप ठीक हैं, मैं खेती करने के लिए बाहर जा रही हूँ। जारी रखें, एल्दबाई ने हाथ हिलाते हुए कहा। जैसे ही बाई रुआंकिंग कमरे से बाहर निकली, एल्दबाई ने अपना सिर हिलाने से पहले गहरी आह भरी। वह संभवतः अपनी पोती के इरादों के माध्यम से कैसे नहीं देख सकता था। वह अपनी पोती को अच्छी तरह जानता था। यहाँ तक अगर वह उसे एक बार भी रोक सकता है, तब भी वह उस लड़के के लिए परेशानी पैदा करने का कोई और रास्ता खोज लेगी। वह केवल यह आशा कर सकता था कि बालक अपनी पोती के साथ सामना करने का कोई रास्ता खोज पाएगा। दूसरी ओर, जैसे ही बाई रुआंकिंग ने घर छोड़ा, उसके चेहरे पर आज्ञाकारी नजर तुरंत गायब हो गई। एक शैतानी अभिव्यक्ति के साथ, उसने उपहास किया, मुझे कम से कम उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। अधिक से अधिक, मैं दादाजी से पहले उन्हें सीनियर अंकल के रूप में संबोधित करूंगा, लेकिन कहीं और, उन्हें मुझे सीनियर के रूप में संबोधित करना होगा। एक प्रसिद्ध महिला डायनासोर के रूप में, इससे पहले एक बार भी उसका फायदा नहीं उठाया गया था।
वह वास्तव में खुद से कमजोर और छोटे व्यक्ति को सीनियर अंकल कहने के लिए खुद को नहीं ला सकती थी। वह कोई भी व्यक्ति था, वह अपनी वरिष्ठता के अंतर को उसके सिर में डालना सुनिश्चित करेगी। चूंकि उसके दादाजी वैसे भी उस बालक का परीक्षण करने जा रहे थे, वह परीक्षण का पहला चरण हो सकता है। अपने हवाई जानवर की सवारी करते हुए वह तेजी से मुख्य शिष्यों की पुस्तकालय के सामने पहुंची। अपने खड़े होने से यहाँ तक अपनी पहचान के टोकन के बिना भी वह तुरंत परिसर में प्रवेश कर सकती थी। क्या उसने नहीं कहा कि वह यहाँ पढ़ने आया था? संपूर्ण मुख्य शिष्यों का पुस्तकालय विचित्र रूप से मौन था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई था ही नहीं। पन्ने पलटने की आवाज, किताबों के वापस आने की आवाज या ब्रश के झटके कहीं सुनाई नहीं दे रहे थे। बाय रुआंकिंग काफी देर तक चली, इससे पहले कि उसे वह व्यक्ति मिल गया जिसे वह एक गलियारे से नीचे जाने की तलाश में थी, किताबों को देखते हुए जब वह अतीत में चला गया। इसमें अजीब बात यह थी कि उसने खुद को गलियारे के केंद्र में कैसे रखा था, जिसका मतलब था कि दोनों तरफ की किताबें उसकी पहुंच से बाहर थीं। इससे यह आभास हुआ कि वह अलमारियों से कोई भी किताब लेने वाला नहीं है। हैरान, वह काफी देर तक उसका पीछा करती रही, लेकिन जैसा उसने सोचा था, वह युवक बिना कोई किताब लिए बस एक गलियारे से दूसरे गलियारे तक चला गया। बाय रुआंकिंग आखिरकार उसके पास गई और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुम यहाँ हो। यह देखकर कि यह वह थी, झांग जुबान ने अलमारियों की ओर इशारा किया और एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अभी भी उस पुस्तक की खोज कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। सच कहूँ तो वे भी मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में पुस्तकों की मात्रा से प्रभावित थे। इतने लंबे समय के बाद उसने वहां जो कुछ भी था उसका आधा भी एकत्र नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लेने के लिए उसे वास्तव में पूरे 6 घंटे चाहिए।